इस एपिसोड की शुरुआत भी वहीं से होती है जहां पर पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। मर्लिन जॉय और जो को मारने के बाद वहां से जा ही रहा होता है कि तभी आखिरी बचा हुआ रेडबर्ड नाइट मर्लिन को देखते हुए मन ही मन कहता है। उन दोनों तलवारबाजों ने लॉर्ड साहतीन को एक ही बार में मार दिया था। ये लड़का कितने अच्छे से तलवार चला रहा था। इस लड़के ने उन दोनों सेटर नाइट के एक्सपर्ट को इतनी आसानी से मार दिया। ये लड़का सच में इतनी ज़्यादा शक्तियों के साथ शक्तियों का पावर हाउस है। तभी उस नाइट के चेहरे के भाव बदल जाते हैं। उसके चेहरे को देखने से ऐसा लग रहा था कि उसे कुछ याद आ गया है। फिर वो मर्लिन को देखते हुए कहता है, मैं इसके बारे में गलत नहीं हो सकता। शायद ये वही जोगे वाला इंसान है जिसने उन दोनों समुद्री लुटेरे भाइयों को बड़ी आसानी से मार दिया था। उसका नाम क्या था? अरे हाँ, उसका नाम महान इंजीनियर का मास्टर सॉसमैन है। मर्लिन वहाँ से जा ही रहा होता है कि तभी मर्लिन की नजर नेडवर्ड नाइट की लाशों पर पड़ती है। फिर मर्लिन उन सभी नाइट्स की लाशों को देखते हुए कहता है, ये सभी तो रेडवर्ड नाइट की लाशें लग रही हैं। क्या ये लोग बस इतना ही कर सकते थे? मर्लिन वहाँ से जा ही रहा होता है कि तभी उसे पीछे से कोई आवाज़ देता है। वो मर्लिन से पूछता है। मर्लिन जैसे ही पीछे मुड़कर देखता है तो एक नाइट उसे आवाज़ दे रहा होता है। उस नाइट को देखते हुए मर्लिन मन ही मन कहता है, मुझे फिजूल के मामलों में नहीं पड़ना चाहिए। अभी मेरे पास सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम एलिस की जान बचाना है। उस नाइट की हालत बहुत ख़राब होती है और ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा होता है। फिर वो अपने आप को संभालते हुए मर्लिन से कहता है, सर प्लीज़ रुक जाइए, मेरी बात सुन लीजिए। क्या आप अपने दिल से लड़ते हैं जो न्याय के लिए धड़कता है? उस नाइट की बात सुनने के बाद मर्लिन पहले तो मुस्कुराता है, फिर कुछ सोचते हुए कहता है, तुम खुद ही क्यों नहीं अनुमान लगा लेते? वहीं दूसरी तरफ महल में सभी चीज़ें तबाह हो रही होती हैं। महल धीरे धीरे टूट रहा होता है। यह देखकर मैजेस्टी हंसते हुए कहता है, ऐसा लगता है कि उस चाबी के नर के दरवाजे के नज़दीक होने की वजह से नर का दरवाज़ा ऐसा रिएक्ट कर रहा है। महल को टूटते हुए देखकर एलिस की फट जाती है, क्योंकि मैजेस्टी ने एलिस और इनमेट को एक पिंजरे में कैद करके ठीक लावे के ऊपर लटकाया होता है। एलिस सोच सोचकर डर रही होती है कि अगर लोहे की चैन टूट गई तो कहीं उसका लावे की वजह से तंदूरी कबाब न बन जाए। जिस वजह से एलिस गुस्से में चिल्लाते हुए मैजेस्टी से कहती है, बेवकूफ़ कहीं के बाल्डाई, तुम्हें इतनी सी बात समझ में नहीं आती कि तुम क्या कर रहे हो? यहाँ पर बाल्डाई मैजेस्टी का नाम होता है। एलिस की बात सुनने के बाद बाल्डाई एलिस के पास आता है और उससे कहता है, जब तुम्हारा पति मुझे चाबी दे देगा तब मैं उस चाबी की मदद से अमर हो जाऊंगा। तुम्हें नहीं लगता है कि नर के रास्ते में एक साथी का होना अच्छी बात है? इस पर एलिस कहती है, यह टकला थोड़ा अभी अच्छा नहीं है। एक तरफ तो एलिस को बहुत गुस्सा आ रहा होता है, वहीं दूसरी तरफ इनमेट यह सब देखकर रोने लगती है। तब एलिस इनमेट को समझाते हुए कहती है, डरो मत इनमेट, सब कुछ ठीक हो जाएगा। पर इनमेट एलिस की जरा भी बात नहीं मानती और रोते हुए कहती, ये सब मेरी गलती है। मुझे अपने पिता की बात माननी चाहिए थी। मुझे मेरे पिता की अनुमति के बिना भागकर जंगल के बाहर नहीं जाना चाहिए था। इनमेट को और भी ज़्यादा रोते हुए देखकर एलिस उसे फिर से समझाते हुए कहती है, तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें कोई ना कोई बचाने जरूर आएगा। फिर वो खुद की बातों पर शक करते हुए कहती है, क्या मर्लिन तुम हमें सच में बचाने के लिए आओगे? एलिस ये सभी बातें सोच ही रही होती है कि तभी किसी के कदमों की आवाज़ सुनाई देती है। जैसे ही एलिस आवाज़ की तरफ देखती है तो उसे वहां पर मर्लिन दिखाई देता है। महल के अंदर आते ही मर्लिन बाल्डाई से पूछता है, क्या तुम उन दोनों लाशों के मालिक हो? मर्लिन को वहां पर अकेले आया हुआ देखकर बाल्डाई मन ही मन सोचता है, ये अकेला क्यों आया है? जो और जॉय कहाँ पर हैं? इनवर्ट मर्लिन को देखते हुए एलिस से पूछती है, क्या वो आदमी तुम्हारा पति है? एलिस मर्लिन को वहां पर देखकर एकदम शॉक हो गई होती है। वह मर्लिन को देखकर मन ही मन सोचती है, मुझे यकीन नहीं होता मर्लिन जैसा स्वार्थी और घमंडी इंसान मुझे बचाने के लिए खुद यहाँ पर आया है। क्या वो मुझसे प्यार करता है? फिर अपने सर को झटकते हुए कहती है, नहीं नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। फिर मर्लिन एलिस को देखते हुए चिल्लाकर कहता है, क्या तुम अभी भी जिंदा हो? तुम सच में एक मुसीबत खड़ी करने वाली औरत हो। मर्लिन की बातों को सुनने के बाद एलिस को गुस्सा आ जाता है और गुस्से में मर्लिन से कहती है, अभी तुमने क्या कहा? मुझे माफ़ करना, मेरे पास तुम्हारे जैसा हस्बैंड नहीं है। मैं तुम्हें पहले ही एक बात स्पष्ट कर देती हूँ, मुझे बचाने के बहाने तुम मेरे फेवरेट बनने की कोशिश मत करो। मैं तुम्हारे जैसे इंसान को कभी पसंद नहीं करूँगी। एलिस की बातों को सुनते ही मर्लिन को भी गुस्सा आ जाता है और गुस्से में कहता है,
ज़्यादा सपने देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे भी तुम्हारी नज़रों में अच्छा बन के मेरा क्या फ़ायदा होगा। मैं बस यहाँ पर इसीलिए आया हूँ क्योंकि अगर तुम मर गई तो मुझे पूरा कर्ज अकेले ही चुकाना होगा। तुम ही बताओ मैं तुम्हें कैसे मरने देता। इस पर एलिस कहती है, ज़्यादा भाषण देने की ज़रूरत नहीं है। ये जो पूरा कर्ज मेरे ऊपर है वो भी तुम्हारी वजह से है। एलिस मर्लिन को लड़ते हुए देखकर इनमेट कंफ्यूज होते हुए कहती है, ये दोनों ऐसे वक्त पर भी लड़ रहे हैं। पति और पत्नी का रिश्ता तो मजबूत होना चाहिए। मर्लिन और एलिस लड़ ही रहे होते हैं कि तभी बाल्डाई लोहे के चैन को ढीला कर देता है, जिस वजह से इनमेट और एलिस लावे में गिरने लगते हैं, जिस वजह से वो दोनों बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। बाल्डाई कहता है, मैं तुम दोनों पति पत्नी की बातचीत में खलल डालने के लिए माफ़ी चाहता हूँ। बाल्डाई की बातों को सुनने के बाद मर्लिन कहता है, वो मेरी पत्नी नहीं है। इस पर बाल्डाई कहता है, अगर तुम अपनी पत्नी की जान बचाना चाहते हो तो मुझे वो चाबी दे दो। बाल्डाई की बातों को सुनने के बाद मर्लिन उस चाबी को बाल्डाई को दिखाते हुए पूछता है, क्या सच में यह चाबी नर के द्वार को खोलने की चाबी है। मर्लिन की बातों को सुनने के बाद पहले तो बाल्डाई को बहुत हैरानी होती है, फिर वो मर्लिन से कहता है, ऐसा लगता है तुम इस चाबी के बारे में पहले ही बहुत कुछ जानते हो। मर्लिन की बातों को सुनने के बाद एलिस कहती है, मैंने सुना है कि लोगों की आत्मा नर्क में निवास करती है। क्या सच में कोई ऐसी जगह मौजूद है। क्या होगा अगर दोनों दुनिया आपस में टकरा जाए। तभी मर्लिन भी मुस्कुराते हुए कहता है, ऐसा लगता है कि वह अफवाह सच थी। क्या तुमने कभी भी नर के प्रेतों के साथ संपर्क में आए हो। मर्लिन की बातों को सुनने के बाद बाल्डाई को बहुत बड़ा झटका लगता है और वो शौक में ही करता है, नर के प्रेतों के बारे में इसे कैसे पता है। फिर वो मर्लिन से पूछता है, क्या तुम प्रेतों के अस्तित्व के बारे में जानते हो। तुमने कभी भी नर के प्रेतों के साथ कोई समझौता किया था। इस पर मर्लिन कहता है, यह बहुत अफसोस की बात है, लेकिन मैंने उन लोगों का प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया था। जब मैं डीमंस का राजा बन सकता था तो मैं इतना नीचे गिरकर नर्क में क्यों जाऊं। जैसे ही बाल्डाई को पता चलता है कि मर्लिन एक डीमन किंग है, वैसे ही उसके पसीने छूट जाते हैं। फिर वो अपने आप को संभालते हुए मर्लिन से पूछता, यदि आप एक डीमन किंग हैं तो आप इंसानों के मामले में क्यों हस्तक्षेप कर रहे हैं। इस पर मर्लिन कहता है, इससे समझाना थोड़ा मुश्किल है, अगर मैं तुम्हें समझाऊंगा तो भी तुम समझ नहीं पाओगे। फिर मर्लिन अपनी बातों को आगे बढ़ाते हुए बाल्डाई से पूछता है, क्या तुम पहले सर्टन के कुत्ते हो। मर्लिन की बातों को सुनने के बाद बाल्डाई अपने दोनों हाथों की मुट्ठियां बनाते हुए मर्लिन से कहता है, तुम इसके बारे में कुछ भी नहीं जानते। महान शैतान ने मुझे अमरता का वरदान दिया है, जिससे मैं हमेशा जवान रहूंगा। मेरे पास सुप्रीम ताकत होगी और एक अजय सेना भी होगी, जिससे मैं इस पूरे महाद्वीप नहीं, मैं इस पूरी दुनिया पर राज करूंगा। बाल्डाई की बातों को सुनने के बाद एलिस मर्लिन से कहती है, वह चाबी कभी भी इस बेवकूफ़ टकले के हाथ नहीं पड़नी चाहिए। पर मर्लिन एलिस की जरा भी बात नहीं मानता और चाबी को बाल्डाई को दे देता है। अपने हाथ में चाबी देखकर एक पल के लिए तो बाल्डाई को भी भरोसा नहीं होता कि मर्लिन ने इतनी आसानी से उसे चाबी कैसे दे दी। मर्लिन को इतनी आसानी से बाल्डाई को चाबी देते हुए देख एलिस भी कंफ्यूज हो जाती है। चाबी बाल्डाई को देने के बाद मर्लिन अपनी बातों को आगे बढ़ाते हुए कहता है, अच्छी बात है, जैसा तुमने कहा था मैं तुम्हारा मजाक उड़ाऊंगा। चलो अब मेरे सामने नाचकर अपने डिटर्मिनेशन को दिखाओ। इसके बाद ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।